अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अरबी की खेती से कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार तो कहीं बलिया निकलने की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्य सही समय पर करते हुए फसल सुरक्षा करना भी जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी SK शर्मा। मैं थोड़ा सा गेहूं फसल के बारे में आप सभी से विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। असिंचित वाले गेहूं में अपन 75% खाद की मात्रा बोनी के समय उपयोग कर लेते हैं और 25% जो नाइट्रोजन की मात्रा बची हुई है वो पहली सिंचाई पे अपन असिंचित गेहूं में उपयोग कर लेते हैं और सिंचित गेहूं में पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई पे विशेष रूप से अपन यूरिया अथवा नैनो यूरिया आजकल आने लगा है जिसका स्प्रे किया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। गेहूं की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। गेहूं की सिंचित वाली फसल के बारे में सिंचाई की जो पद्धति है या उसका ड्यूरेशन है, उसका ये है कि पहली सिंचाई विशेष रूप से 20-21 दिन पे करते हैं, जिस समय उसकी जड़ निकलती हैं। उसके बाद 20-22 दिन बाद उसमें कल्ले निकलते हैं। फिर इसी तरह तीसरी सिंचाई 20-22 दिन बाद करते हैं और आगामी जब गेहूं गभोट में रहता है, फिर इसके बाद जब दाने भरने शुरू होते हैं तो
चौथी सिंचाई अपन तब करते हैं और पानी की उपलब्धता के अनुसार। फिर पांचवी सिंचाई के लिए भी यदि पानी उपलब्ध है तो अपन दे देते हैं, तो उसका दाना अच्छे से भर जाता है और फोर्स मैच्योरिटी की तरफ गेहूँ मतलब जल्दी पकने वाली स्थिति से उसका बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। गेहूं के केस में कीट की समस्या कभी कभी जब मौसम थोड़ा सा नमी वाला है या महावट की स्थिति होती है और थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन्स चलते रहते हैं, तो उन स्थिति में माहू की समस्या आने लगती है। तो उसका बेहतर उपचार यही है कि अपन क्लोरपाइरिफॉस या इमीडाक्लोपिरिड इनकी उपलब्धता के अनुसार, सहूलियत के अनुसार 1 लीटर से 1.5 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से अब माहू का अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नमी की स्थिति में दीमक का प्रभाव कम रहता है, लेकिन रेतीली ज़मीन में कई जगह दीमक पाई जाती है और जो दीमक के द्वारा होने वाला नुकसान है, गेहूं की फसल को जड़ को नुकसान पहुंचाने का या फसल को नुकसान पहुंचाने का, तो उसका पहला तो बेहतर उपचार यही था कि अपन ने उसका भूमि का ट्रीटमेंट करें। और अगर दिखाई भी दे रहा है, वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है, तो क्लोरोपाइरिफॉस अपन रेत में भी मिला के खेत में छिड़काव कर सकते हैं, अथवा फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो उसका स्प्रे करके बाद में इरिगेशन भी कर सकते हैं, तो उससे भी दीमक कंट्रोल होती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का सबसे घातक रोग है कंटवा। इसके प्रकोप से फसल के उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। इसीलिए किसानों को इस रोग की पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करना चाहिए, तभी उनको गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिल पाएगा। अधिकतम समस्या आती है तो कंडुआ वाली आती है, जो कि एक वो बीज जनित बीमारी है। उसकी पहचान तो ये है कि जहाँ पे भी गेहूं की बाली उनमें दाने नहीं बनते हैं, पूरी बाली में लगभग काला पाउडर डेवलप हो जाता है और काला पाउडर फिर कुछ दिन बाद वो उड़ता है और जिस भी पौधे की बाली पे पहुंचता है तो वो भी फिर कंडुआ रोग को बाकायदे उसका फैलाव बढ़ता चला जाता है। तो उसका सबसे बेहतर नियंत्रण यही है कि जिन बालियों में डेवलप हो चुका है उन बालियों को अपन पॉलीथीन का बैग लें, पॉलीथीन के बैग से कवर करें, उस पेड़ को उखाड़ें और उसको एक अच्छी गहराई पे 2-3 फीट की गहराई पे उसको दबा दें कि जिससे वो फंगस उसका ख़त्म हो। और शुरुआत में ही ये पूरी कोशिश करें, अन्यथा कुछ देर करने के उपरांत ये हवा में इसके स्पोर्स फैलने लगते हैं, अन्य बालियों पे जाते हैं, तो जिस भी बाली पे जाते हैं तो वहाँ पे कंडुआ रोग पनपने लगता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया 40 साल पुराना वाकया। दोबारा पीएम बनते ही इंदिरा ने मेरे पिता को हटाया था। पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे। पाकिस्तानियों को जावेद अख्तर ने दिया जवाब, कहा मुंबई हमले के आरोपी मिस्र या नॉर्वे से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा उपेंद्र कुशवाहा से कोई मतलब ऐसा ही करना था तो फिर आए क्यों थे।
बिहार की सियासत को लेकर आरजेडी विधायक विजय मंडल का बड़ा बयान, बड़ा दावा। अगले महीने तेजस्वी यादव संभालेंगे मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है वह इस समय अरबी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जब आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो आप कैसे करें अरबी की बुआई, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। अब सवाल उठता है कि जुलाई और अगस्त में निकलने के लिए इसकी बुआई कब की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप बरसात में इसकी उपज चाहते हैं तो आपको गर्मी की शुरुआत में ही यानी फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई कर देनी होगी। आप जो निचली जमीन होती है नदी किनारे की, ध्यान रखिएगा अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। साथ ही अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद खेत में मिला दें। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज़ है, बहुत अच्छा है, बाज़ार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ता केसी है, नरेंद्र अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे, सफ़ेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रोपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। यह मात्रा कंद आकार और रोपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रोपाई से पहले उन्हें बाविस्टीन या रिडोमिल MZ 72 की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद कंद की रोपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रोपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के
जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी ज़मीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो ज़मीन पे कर रहे हैं, निचली ज़मीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर लें। अब देख लें, अगर बलुआही टाइप की मिट्टी है तो 1 फीट कम से कम गहराई करके और उस नाली पे आप इसकी बुआई करेंगे। अब है कि भरपूर मात्रा में आप इसमें राख दे सकते हैं। जाड़े में अगर आप इसमें आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के, उसके बाद आप इसमें पुआल या पत्ते ढक देंगे ताकि उसको थोड़ा 15 फरवरी या फरवरी के महीने में आप बुआई किए हैं, थोड़ा ठंडा भी मौसम रहता है तो उसमें अंकुरन होने में आसानी होगी। अरबी की खेती अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में ही 2 फसलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरबी को आप अन्य फसलों के साथ अथवा फलों के बीच खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते हैं और इससे अच्छा कमा सकते हैं। आप बहुत बार किसान क्या करते हैं, फरवरी मार्च के महीने में जैसे करंज का फूल आता है तो फूल को झाड़ू दे के आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं उसके ट्रेंच में, क्योंकि ये खाद का तो काम करेगा ही, कीड़े और बीमारी से भी आपके फसल को सुरक्षित रखेगा। फिर जैसे ही गर्मी तक आप इसको गड्ढे में रहने दें, जब पौधे बड़े हो जाएं और जैसे ही जून के महीने बरसात शुरू होगा आप उस गड्ढे को दोनों तरफ से भर दें और समतल कर दें। बरसात में अब गड्ढा नहीं रहने देना है, बरसात में समतल रखना है। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, 15 जुलाई 10 जुलाई, तब तक आपका फसल तैयार रहेगा। अब आप उसमें से फसल को खोद के निकाल के बाजारों में बेचें। अब उस खेत में धान लगाना हो, दूसरा फसल लगाना हो, जिस चीज के लिए उपयुक्त वो जमीन है आप उसकी खेती कर सकते हैं। यानी समर में जो बेकार जमीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया 40 साल पुराना वाकया। दोबारा पीएम बनते ही इंदिरा ने मेरे पिता को हटाया था। पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे। पाकिस्तानियों को जावेद अख्तर ने दिया जवाब, कहा मुंबई हमले के आरोपी मिस्र या नॉर्वे से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा उपेंद्र कुशवाहा से कोई मतलब ऐसा ही करना था तो फिर आए क्यों थे। बिहार की सियासत को लेकर आरजेडी विधायक विजय मंडल का बड़ा बयान, बड़ा दावा, अगले महीने तेजस्वी यादव ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान मौसम साफ रहने और बारिश नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से
14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में कंडवा रोग से ग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें। बीज बनने से पहले जंगली जई और गेहूं का मामा खरपतवार को हटा दें। गेहूं की फसल में बची हुई नरवाई को खेत में न जलाएं। जलाने से मिट्टी में उपस्थित लाभदायक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी की संरचना भी बिगड़ जाती है। गर्मी के मौसम में लोबिया और मक्का की बुआई करने वाले हरे चारे के लिए मिश्रित खेती के रूप में लिया जा सकता है। धनिया, बीन्स और टमाटर की फसल में एफिड्स की बढ़ती गतिविधि को देखते हुए किसानों को फसल की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पूरी तरह से पकी तोरिया और सरसों की फसल काट लें। 75 से 80% में भूरे रंग की फली परिपक्वता के संकेत हैं। यदि फली अधिक पकती है तो उसके छिलने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी सिंचाई सुविधा वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्म ऋतु में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही साथ उन्नत किस्मों का चयन करें। आम के बाग में दीमक की समस्या से बचने के लिए क्लोरोपाइरीफास 30 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल तैयार करें और इसका छिड़काव करें। जैविक खाद के साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ डालें। प्याज की फसल में कहीं कहीं पर्पल ब्लॉच रोग देखने को मिल रहा है, इसलिए किसानों को फसल की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। प्रकोप होने पर मैंगोजेब 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आगामी दिनों के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि पूरी तरह से परिपक्व आलू की फसल का उचित भंडारण एवं विपणन का कार्य पूर्ण करें। गर्मी के मौसम को देखते हुए किसान भाई नींबू वर्गीय पुराने पौधों के तनों पर चूने में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर लेप करें ताकि तेज धूप से तने को क्षति न पहुंचे और निरंतर सिंचाई करते रहें। भैंस और गायों को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए ताकि मौसम के उतार चढ़ाव से दूध उत्पादन प्रभावित न हो। मुर्गी पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पूरक आहार प्रदान करें। उनके भोजन में विटामिन और ऊर्जा के साथ साथ खाद्य सामग्री कैल्शियम की मात्रा भी मुर्गियों को दें। उनके पीने के पानी में भी 0.25% नमक का घोल मिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अजनौदा जिला छिंदवाड़ा के कृषक मनोज कुमार ने। ये पपीता के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, पपीता जो आप लोगों ने अगस्त सितंबर में लगा लिया होगा तो उसमें भी है कि समस्या आती है। तो शुरुआती दौर में तो धड़ सड़न वाली समस्या आती है जो कि सीडलिंग स्टेज में हम लोग उसको फाइटोलान या कैप्टान से जिसको कि मैनेज कर लेते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब अभी जो समस्या किसान भाई आएगी आगे वो है कि जब आपको पपीता में देखिएगा कि पत्ती सिकुड़ जाती है, पत्ती छोटे हो जाते हैं, उसमें जो है सो आपको देखिएगा कि पीला हरा अनियमित आकार का पत्तियों पर जो है सो चित्ती होता है।
तो ये सब जो है विषाणु जनित समस्या है, जिसको कि हम लोग पपाया मोजाइक वायरस कहते हैं। इंडिया में इसको पपाया रिंग स्पॉट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये फल बनता है तो देखिएगा कि फल पे देखिएगा बलाकार जो है सो गोला रिंग के आकार का धब्बा बनता है। तो इसको हम पपाया रिंग स्पॉट वायरस भी कहते हैं। तो इसके लिए है कि इसका जिसका फैलाव जो होता है एफिड एक कीड़ा है, एफिड से होता है। तो संक्रमित जैसे ही 1-2 पौधे संक्रमित दिखते हैं किसान भाई, तो इसको उखाड़ करके जला देना है और बाकी पौधे संक्रमित नहीं हो, इसके लिए जो एफिड के फैलाव को रोकना है। एफिड के फैलाव को रोकने के लिए कोई भी जो सकिंग इंसेक्टिसाइड है, जो सकिंग पेस्ट के लिए जो इंसेक्टिसाइड है, जैसे आपको टाटामीडा है, कॉन्फिडोर है, इस सब का उपयुक्त जो 1 ml प्रति लीटर दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका वो कीड़ा जो है उससे वाहक जो है उसके वो मर जाएंगे। एफिड का कंट्रोल कर लेंगे तो आपके वो सुरक्षित रहेंगे। यही उपाय हैं। एक जो इसमें वैरायटी है कैरिका कॉलीफ्लोरा, ये वैरायटी जो है सो बहुत रेजिस्टेंट पाया गया है इस बीमारी से इंडिया में। तो इसका अगर आप मिलता है तो उसको लगा सकते हैं, इस प्रभेद को। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। किसान भाई अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपके पपीता में जो मोजाइक बीमारी है, जिसको कि रिंग स्पॉट वायरस भी इसमें आगे चल के काम आता है, इससे आप अपने फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।